हेलो बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम बैक। काफी दिनों बाद टेस्ट, एक बीच पीछे से एक टेस्ट हुआ होगा। टेस्ट कैसा हुआ बच्चों? सर अच्छा हुआ। बढ़िया हो गया। आसान चैप्टर डायमेंशंस। थोड़ा सा पार्ट इस चैप्टर का अपना बचा है। मेजरमेंट्स के बाद जो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला पार्ट आता है वो बचा है। बाकी पीछे एक क्लास हुई होगी हरीश सर की, उन्होंने कुछ फॉर्मूले जो बचे थे, अपने एरर वाले कुछ फॉर्मूले बचे थे, वो रिवाइज कर वो करवाए। बाकी उनके अपन कुछ क्वेश्चंस, एक दो तीन क्वेश्चन और देख लेते हैं और फिर छोटा सा एक पार्ट बचा है अपना इस चैप्टर में। आज ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। उसको देखते हैं। सर टेस्ट के कुछ डाउट्स हैं। टेस्ट में? हाँ बता, कौन से टॉपिक में से? सर उसमें से एरर्स वाले में सर। एरर वाले में? चल आज एक बार आज की क्लास और देख ले, ठीक है? उसके बाद भी कुछ बचते सेंटर पे पूछ लेना डाउट्स यार, क्योंकि अब यहाँ पे 1 to 1 अगर मैं डाउट लूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी यार। बाकी बहुत सारे बच्चे हैं इस सेशन में, ओके सर। ठीक है ना? सेंटर पे एक बार पूछ ले, सेंटर पे नहीं होता है तो उसके बाद फिर अपन कर लेंगे यहाँ पे डिस्कस, ठीक है? चलो आज ये लास्ट के दो टॉपिक्स हैं अपने, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ। ये अपने मेनली बचे हुए हैं। छोटे छोटे कुछ बातें हैं जिसपे सवाल पूछता है जेई भी, नीट भी। बाकी हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के कुछ क्वेश्चंस अपन पहले देख रहे हैं, जो हरीश सर ने कुछ दो फॉर्मूले और बताए थे, उन फॉर्मूलों पे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के पहले कुछ क्वेश्चन देखो, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, हाइट ऑफ अ कोन, एक कोन की हाइट दे रखी है 10 प्लस माइनस, मतलब एरर्स के साथ, प्रॉपर एरर्स के साथ हाइट इज गिवन एंड कोन का बेस रेडियस इज गिवन। 4 सेंटीमीटर का रेडियस है, 0.1 सेंटीमीटर का एरर है। बताना है परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन की वॉल्यूम में परसेंटेज एरर पूछा है, तो भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, कोन की वॉल्यूम इज 1/3 बिल्कुल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसमें 1/3 तो देखो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम जो है वो रेडियस के स्क्वायर और हाइट के प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर एच के प्रोपोर्शनल है। तो इसमें एरर का वो पावर वाला फॉर्मूला वो लगाना होगा अपन ने। जो मैंने जहां तक पढ़ा के गया था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मूले मैं पढ़ा के गया था। जो पीछे से हरीश सर ने जो डिवीजन वाला और पावर वाला फॉर्मूला हरीश सर ने पढ़ाया होगा। हाँ बोल बोल भाई। सर इसमें परसेंटेज एरर निकालेंगे, इसका तो फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे एक ही में, वो मतलब जेड की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, मतलब डेल्टा वी बाई वी इंटीग्रेट करना है सीधा। हाँ, डेल्टा वी बाई वी ही निकालना है, एब्सोल्यूट एरर के चक्कर में नहीं फंसना। बिल्कुल, फ्रैक्शनल एरर निकल जाएगा तो परसेंटेज एरर भी निकल जाएगा, बिल्कुल सही। तो क्या करेंगे, पावर वाला फॉर्मूला लगा दिया, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू आर की पावर 2 है तो 2 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर, और एच की पावर 1 है तो डेल्टा एच बाय एच। ठीक है, और जो भी प्लस माइनस लगना है ब्रैकेट के बाहर लगना है, अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव। सीधा यहां से अपना आंसर आने वाला है। और पूछा है परसेंटेज एरर, मतलब डेल्टा वी बाय वी इनटू 100 पूछा है, यही अपना आंसर बनने वाला है। तो इसको इनटू 100 भी कर देंगे और वैल्यूज पुट कर दो पहले। 2 टाइम्स डेल्टा आर, डेल्टा आर का मतलब रेडियस में एरर, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर में है, और रेडियस की वैल्यू 4, प्लस डेल्टा एच, हाइट में एरर 0.5 अपॉन हाइट की एक्चुअल वैल्यू 10 सेंटीमीटर, दिस मच, और इनटू 100 अलग से। तो सीधा परसेंटेज में ही आंसर आ जाएगा, मतलब अलग से अपने को वॉल्यूम का एब्सोल्यूट एरर निकालने की, डेल्टा वी निकालने की जरूरत नहीं। सीधा डेल्टा वी बाय वी का ही फॉर्मूला है, वही पूछा गया है अपने से। सो 100 को भी ब्रैकेट के अंदर लेके आ रहा हूं, तो ये 0.2 इंटू 100, ये हो गया 20 और अपॉन 4। सिमिलरली 0.5 इंटू 100 हो गया 50 अपॉन 10। सो ये बन रहा है 5 + 5, 10% का एरर है। इजी क्वेश्चन। इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जेई मेन एज वेल एज नीट लेवल पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। बाकी हाँ, कुछ क्वेश्चंस एडवांस लेवल पे पूछे जाते हैं जिसमें डिफरेंशिएशन का यूज होता है, तो वो अपन जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे उसके साथ ही मैं तब करवा दूंगा, टेंशन मत लो। कुछ स्पेशल क्वेश्चंस इस टॉपिक में ऐसे हैं जो थोड़े से मुश्किल होते हैं, कैलकुलस का यूज होता है, एडवांस लेवल पे वो पूछे जाते हैं, तो उसको अपन बाद में देखेंगे जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे होंगे। अभी एक बार बस जस्ट फॉर्मूलाज की रिवीजन कर रहे हैं।
आई होप दिक्कत तो नहीं होगी इसमें किसी को भी। हाँ सर। नो सर। अच्छा ये बात ध्यान रखना बच्चों, ये जो फॉर्मूला है ना ये जो अपन पावर वाले, डिवीजन वाले, मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूले यूज करते हैं सिर्फ छोटे एरर्स के लिए हैं। छोटे एरर्स का मतलब बताया भी था मैंने कि मतलब प्रैक्टिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 10% से कम एरर हो। जैसे यहाँ पे देखो इसमें भी 5% का एरर है, 20/4 आया, यहाँ भी 50/10 है, 5%, तो 5% छोटे एरर्स मानेंगे तो अपन फॉर्मूला लगा पा रहे। ठीक है, और देखो ये क्वेश्चन देखो, time period of 50 oscillations of pendulum is measured to be 100.0 seconds। 50 oscillations का टाइम पीरियड 100.0 सेकेंड है। ठीक है, अब वही डेसिमल के बाद एक जीरो लगी है, इसका मतलब एक ऐसे घड़ी से, एक ऐसी स्टॉप वॉच से ये नापा गया है जो 0.1 सेकेंड के मल्टीपल्स में नापती है। मतलब इस 100.0 को हम 100 प्लस माइनस 0.1 ऐसे करके लिखेंगे, दैट इज द मीनिंग। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 100.00 सेंटीमीटर। लेंथ मतलब वर्नियर कैलिपर से नापी गई होगी, 2 डेसिमल तक सेंटीमीटर में बताया जा रहा है, मतलब इसका मतलब हुआ 100 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। पूछा गया है फाइंड परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सर हाँ बोल भाई। अरे क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड है तो अभी पूछ। सर इसी से ही है सर। हाँ बोल बोल। सर जैसे ये हमें दिया हुआ 100.00 सेंटीमीटर। हाँ। सर तुम्हें पता है वर्नियर दो वो एक स्टैंडर्ड दो उस तक नापता है, डेसिमल तक। हाँ सर कभी सर अगर वर्नियर में डिवीजन ज्यादा हो तो वो 3 डेसिमल प्लेस तक भी नापता है, तब उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि स्क्रू गेज से है कि वर्नियर से है? नहीं, 3 डेसिमल स्क्रू गेज ही यार, जो स्टैंडर्ड जो मार्केट में। अगर वर्नियर में डिविजन्स बढ़ा देंगे तो प्रिसीजन भी तो बढ़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बढ़ेगा। सर तो तो उस केस में बेसिकली हम ये मान के चलेंगे यार फिर कि अगर कुछ भी नहीं लिखा तो अगर, और 3 डेसिमल तक यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर यहाँ 3 डेसिमल तक लिखा है तो हम बाय डिफॉल्ट यही मान के चलेंगे कि या तो वो डिवीजन बढ़े हुए वर्नियर कैलिपर से नापा गया होगा या वो स्क्रू गेज से नापा गया होगा, और उसका लीस्ट काउंट अपन 0.001 लेके चलेंगे। फिर अगर 3 डेसिमल तक यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है तो 0.001 लीस्ट काउंट अपन लेके चलेंगे, अगर कुछ नहीं मेंशन तो। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि भाई लीस्ट काउंट इतना है तो लीस्ट काउंट ही एरर बन जाएगा। फिर समझ गया ना? यस सर। मतलब अपने को ये नहीं सोचना होता, जैसे अब हर चीज का नाम भी नहीं होता ना भाई। जैसे जो जिस इंस्ट्रूमेंट से ये लेंथ नापी गई है, क्या पता वर्नियर कैलिपर से नापी गई हो, क्या पता कोई और इंस्ट्रूमेंट बनाया हो जिससे नापी हो, या किसी मेथड से नापी गई होगी, हम नहीं जानते। लेकिन हम इतना जानते हैं कि डेसिमल के बाद 2 जीरोस लगी हुई है, दैट मीन्स लीस्ट काउंट को अपन 0.01 मान के चलेंगे बाय डिफॉल्ट। दैट इज द रूल। ठीक है ना? क्वेश्चन सॉल्विंग पर्पज से यही अपना रूल है। ठीक है, परसेंटेज एरर इन एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा है, तो इसके अंदर जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला अपन ने डायमेंशनल एनालिसिस में डिराइव भी किया था, शायद भूल गए हो, दोबारा एक बार लिख लो। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला होता है 2π√L/G। इसको नहीं याद है लिख सकते हो, अपन ने डायमेंशनल एनालिसिस से ये फॉर्मूला डिराइव किया था, जिसमें ये भी बताया था मैंने कि ये 2π नाम का कांस्टेंट ये उस डायमेंशनल वाले मेथड से डिराइव नहीं किया जा सका था। बाकी हाँ √L/G के प्रोपोर्शनल टाइम पीरियड ये चीज डिराइव की जा सकती थी। तो ये फॉर्मूला टाइम पीरियड, लेंथ ऑफ पेंडुलम और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिलेट कर रहा है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया इस फॉर्मूले की मदद से हमें एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करनी। ऑल्दो हम जानते हैं भाई अर्थ के सरफेस पे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 के आसपास होती है, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, इसी डाटा की मदद से हमें एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी है और उसमें परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो थोड़ा इसको तोड़ मरोड़ के लिखो। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे सवाल है तो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को लेफ्ट साइड ले आते हैं, बाकी सब समान राइट साइड कर देते हैं। इस पूरे को स्क्वायर कर देंगे। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो स्क्वायर मारो इसका, t² बन गया 4π²L/G, और G को लेफ्ट में ले आओ तो G बन गया 4π²L की पावर 1 और T की पावर -2, ऐसे करके लिख रहा हूं। टाइम का स्क्वायर राइट में जाएगा तो T की पावर -2 बन गया। अच्छा, अब G पे परसेंटेज एरर का सवाल है, एरर का क्वेश्चन है तो एरर वाला फॉर्मूला लगा दो।
4 और पाई स्क्वायर कांस्टेंट्स हैं, मतलब एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोपोर्शनल है लेंथ की पावर 1 के और टाइम की पावर -2 के। इसके अंदर अब अपन एरर वाला फॉर्मूला लगा देंगे सीधे तरीके से। तो ये बन रहा है डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू, पावर वाला फॉर्मूला एल की पावर 1 है तो 1 टाइम्स डेल्टा एल बाय एल, और टाइम की पावर -2 है, टाइम पीरियड की पावर -2 है। ये ध्यान रखना है बच्चों, माइनस प्लस के चक्कर में नहीं उलझना होता, अपने को पॉजिटिव डालना होता है, ऐसे बोल दो मॉडुलस डालना होता है। -2 का मैग्नीट्यूड तो 2 ही है, तो +2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी, और जो भी प्लस माइनस आना है इस ब्रैकेट के बाहर आना है। ये ध्यान रखना है, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है एग्जाम में, एग्जाम हो चुका है ऑलरेडी, बट अदरवाइज भी ध्यान रखना है अपने को, एग्जाम तो प्रैक्टिस टेस्ट था, आगे चलते रहेंगी कहानी, ठीक है। जो भी प्लस माइनस है वो बाहर रहेगा। अब डाटा पुट कर दो, ये इसी पे ही सवाल है, परसेंटेज एरर पे क्वेश्चन है तो इनटू 100 कर देंगे बोथ साइड्स, तो डेल्टा जी बाई जी इनटू 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस लेंथ, ये रही लेंथ, पेंडुलम की लेंथ 0.01 का एरर है, 100 की एक्चुअल वैल्यू, 0.01 का एरर 100 की एक्चुअल वैल्यू प्लस 2 टाइम्स, वहां पे 0.1 का एरर 100 की एक्चुअल वैल्यू, 2 टाइम्स 0.1 अपॉन 100। सर ये टाइम पीरियड तो 50 ऑसिलेशंस का है, तो सर हाँ, इसको 1 sorry. ऑसिलेशन। हाँ ठीक है ठीक है, चलो फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, देखो यहां भी फर्क पड़ेगा नहीं, करेंगे। ये देख इसमें मतलब डेल्टा टी में फर्क पड़ेगा, टी में भी फर्क पड़ेगा, लेकिन इस रेशो में फर्क नहीं पड़ेगा। दिखा देता हूं सर मगर 1 का क्यों करेंगे, 50 से भी तो कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि ये अपन जो लेंथ डाल रहे हैं भाई वो एक ही पेंडुलम की है ना, एक पेंडुलम की एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर, सॉरी, इस फॉर्मूले के अंदर भाई ये जो टी है, दिस टी इज द टाइम पीरियड ऑफ 1 ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है भाई ये, 50 ऑसिलेशन के टाइम पीरियड के लिए इनटू 50 करना पड़ेगा, या तो उससे फर्क पड़ेगा नहीं, या तो तुम यहीं पे इनटू 50 कर दो और उसके बाद टाइम पीरियड का वैल्यू, और इनटू 50 करोगे तो वो कांस्टेंट के अंदर छुप जाएगा, कांस्टेंट वैसे ही यूज नहीं हो रहे एरर के फॉर्मूले में। एक तरीका ये है सोचने का। और अगर मान लो तुमने यहाँ पे इनटू 50 नहीं किया 50 ऑसिलेशन का, क्योंकि टाइम पीरियड था, तो तुम्हें यहाँ पे जो टाइम पीरियड की वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी वो एक ऑसिलेशन की पुट करनी पड़ेंगी। अब एक ऑसिलेशन की जब हम पुट करेंगे तो डेल्टा टी भी डिवाइडेड बाय 50 हो जाएगा और टाइम पीरियड भी डिवाइडेड बाय 50 हो जाएगा। सोच लो आराम से, ये जो टाइम पीरियड है विद एरर लिमिट्स, ये 50 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है, तो इस पूरे को 50 से डिवाइड करेंगे तो एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड आएगा। जब ये पूरी क्वांटिटी 50 से डिवाइड होगी तो 100 भी 50 से डिवाइड हो जाएगा और 0.1 भी 50 से डिवाइड हो जाएगा, और इफेक्टिवली अगर दोनों ही 50 से डिवाइड हो गए तो कोई फर्क तो पड़ा ही नहीं, 50-50 कट गए, मैटर नहीं किया। मतलब सोच लो आराम से, ग्रैस्प करो। उल्टा भी सोच सकते थे, अगर यहां पे तुम्हें डिवाइड बाय 50 करने का मतलब मन नहीं कर रहा, तुम्हें वहीं पे 50 ऑसिलेशन का टाइम देखना है, तो यहां पे ही इनटू 50 कर दो। फिर ये एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है, इनटू 50 कर दो, यहां 2 पाई की जगह 100 पाई बन जाएगा, 100 पाई का स्क्वायर बनेगा। वो जो भी स्क्वायर होंगे वो मैटर ही नहीं करेंगे, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में छुप जाएंगे, फॉर्मूले का पार्ट ही नहीं बनेंगे। ऐसे भी सोच सकते हो। So that's it, into 100 finally. So this is our answer. कितना है? 100 को अंदर ले आता हूं, ब्रैकेट के अंदर ला रहा हूं, तो यहां पे बन रहा है this is 1 by 100 plus 0.2 into 100, that is 20 by 100. So this is 21 by 100, मतलब 0.21%. 0.21% का एरर है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मेजरमेंट में नहीं, कैलकुलेशन। मेजर टाइम को किया गया है, मेजर लेंथ को किया गया है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये हकीकत भी है, मतलब किसी भी जगह पे धरती के किसी भी कोने में जाके तुम्हें एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है कि कितनी ग्रेविटी है यहाँ पे, तो तुम इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल एक पतला सा धागा लो,
उस पे एक छोटी सी बॉल बांध दो और उसको पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करवा दो, और उसकी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड घड़ी से मेजर कर लो और रस्सी की लेंथ स्केल से मेजर कर लो। थोड़ा सा एरर आएगा मेजरमेंट्स के अंदर, लेकिन एरर को इग्नोर करते हुए इस फॉर्मूले से तुम एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है, जैसे पहाड़ों पे चले जाओगे अलग ग्रेविटी मिलेगी, समंदर के अलग अंदर चले जाओगे तो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिफरेंट होगी। सभी जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। लगभग लगभग उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जो कि हम आने वाले चैप्टर्स में यूज करेंगे। क्यों होती है वो भी समझेंगे कि भाई क्यों है ये एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैसे वेरी कर रही है। ये सारी बातें अपने सिलेबस में आएंगी ग्रेजुअली। ठीक है, बड़े आगे बढ़े। यस सर। ऑल राइट। यस सर। और देखो एक और सवाल आखिरी, जानबूझ के मैं ये सवाल करवा रहा हूं यहां पे, क्योंकि इस सवाल में स्पीड ऑफ अ पार्टिकल हैज 30% एरर। अब 30% एरर जो है ना, बहुत तगड़ा एरर है, बहुत बड़ा एरर है। मतलब जनरली जो क्वेश्चंस अपने एग्जाम में पाए जाते हैं 1, 2, 3, 5, 7% के एरर होते हैं, लेस देन 10% के एरर होते हैं, और हम शांति से चुपचाप अपना फॉर्मूला लगा देते हैं। लेकिन कभी कभार, रेयरली, इस तरह के सवाल पाए जाते हैं जिसमें एरर बहुत ज्यादा हो, 30%, 40%, मतलब हद खराब तरीके से स्पीड मेजर की जा रही है। इसका मतलब यह है कि बिल्कुल घटिया इंस्ट्रूमेंट है जिससे स्पीड नापी जा रही है, इतना तगड़ा एरर आ रहा है उसके अंदर। सो दिस इज कॉल्ड एज लार्ज एरर। सो लार्ज एरर वाले क्वेश्चन में बच्चों अपन है ना अपने फॉर्मूले नहीं लगा सकते। कौन से फॉर्मूले? वो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर वाले जो एरर के फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, उसके अंदर डेरिवेशन में एक अजम्पशन ली गई थी कि भाई एरर बहुत छोटे हैं, अगर याद है तो। नहीं याद तो अब से याद रखो यार। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर वाले जो एरर के फॉर्मूले हैं वो हमेशा स्मॉल एरर्स में यूज किए जा सकते हैं। पूछा क्या है क्वेश्चन में? मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन काइनेटिक एनर्जीज। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, जानते होगे, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। सर हम कैसे डिसाइड कर, मतलब सर एक कौन सी परसेंटेज होती है जो मैक्सिमम परसेंटेज, मतलब बहुत ज्यादा परसेंटेज काउंट करते हैं वहां से? वो मैंने लिखवाया भी था यार, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 10%, 10%, मतलब अगर सिंगल डिजिट में 1, 2, 3, 9% तक, तो अपन उसको छोटा एरर मान के चलेंगे, और अगर 10% से बड़े एरर है एग्जाम के अंदर तो हम उसे लार्ज एरर मान के चलेंगे। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये है तरीका। तो सबसे पहली बात तो यहां नोट करने की ये है कि स्पीड में एरर दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी में एरर पूछा हुआ है, और तो हम जैसे ही ये फॉर्मूला हम सोचेंगे तो हम सबसे पहले यही करने की कोशिश करेंगे कि डेल्टा के बाय के, ये हाफ और एम जो है कांस्टेंट है, मास के बारे में कुछ दिया नहीं है तो हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, v की पावर 2 है। तो सबसे पहले हर बच्चा ये काम करने की कोशिश करेगा, जो कि गलत है। दिस इज रॉन्ग मेथड है। क्यों रॉन्ग है? बिकॉज this formula is valid for small errors only. ये क्यों? डेरिवेशन देख भाई, डेरिवेशन लॉजिक इसका देख चुके हैं अपन। थर्ड डेरिवेशन जो थी मल्टीप्लिकेशन वाली, डिवीजन वाली डेरिवेशन और पावर वाली डेरिवेशन हरीश सर ने करवाई होगी। उन डेरिवेशंस के अंदर ये असम्पशन ली गई थी कि स्मॉल एरर्स अगर है तो फॉर्मूले डिराइव हुए थे, अगर स्मॉल एरर्स नहीं है। अरे एक बात में तो इग्नोर क्यों करेंगे? फ्रैक्शन वाली डेरिवेशन आपने करवाई थी, पर वो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वाले सर ने कहा था कि वो आप ही डिराइव करवाओगे। मल्टीप्लिकेशन वाली तो करवाई थी, तब लिखवाया था मैंने यार, मल्टीप्लिकेशन में तो लिखवाया था, वो तो याद। वाली डिराइव नहीं करवाई थी। चल कोई नहीं, बाद में कर लेंगे उसे। डेरिवेशन वैसे भी कुछ ज्यादा पूछता नहीं है यार, लेस इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बट मल्टीप्लिकेशन वाली करवाई थी। तो अब से ये बात नोट करके रख ले यार, ये चीज ध्यान में रख ले कि मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला, डिवीजन वाला फॉर्मूला और पावर वाला जो फॉर्मूला है, 3 जो ये फॉर्मूले हैं, ये सिर्फ स्मॉल एरर्स के लिए ही वैलिड है। फॉर्मूले जो एरर वाले जो फॉर्मूले हैं, छोटे एरर्स के लिए वैलिड हैं। हेंस हम ये काम नहीं कर सकते। मतलब सबसे पहले बच्चा यही करने की कोशिश करेगा, जो कि गलत है। ए ऑप्शन इज रॉन्ग। हाँ बोल।
सर जो आपने फॉर्मूला लिखा है सर, इसमें तो बहुत बड़ी एरर है, मगर अगर छोटी एरर होती तो सर एम को इग्नोर क्यों करा फिर? एम को इसलिए इग्नोर किया कि एम के बारे में कुछ कहा नहीं जा रहा, एम के अंदर कुछ एरर है तो कितना है वो बताया नहीं गया, तो इसलिए हमने एम को मान लिया कि वो प्रिसाइजली नोन है, कि भाई एग्जैक्टली पता होगा मास कितना है। मास को मेजर नहीं किया जा रहा, जो भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है उसके बारे में, अगर उसके बारे में भी कुछ मेंशन होता तो उसको भी लिखते हैं यहाँ पे हम, डेल्टा एम बाय एम प्लस 2 डेल्टा वी बाय वी करके लिखते थे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा तो अब करें कैसे, ये चीज अगर फॉर्मूला ही वैलिड नहीं है तो यार बिना फॉर्मूले के कैसे करेंगे? तो बिना फॉर्मूले के बिल्कुल बेसिक, जो लास्ट लेक्चर अगर थोड़ा बहुत याद हो जो मैंने लिया था, उसमें मैंने ये बताया था एरर का मतलब क्या है। जो हम ये करके लिखते हैं कि भाई +-10% या +-1%, इसका मतलब क्या होता है? जैसे कोई क्वांटिटी लिखी हुई है 100 +-1%, इसका मतलब ये है कि 100 में से 1% कम और 100 में से 1% ज्यादा, मतलब 99 से लेकर और 101 के बीच में वो क्वांटिटी कहीं भी हो सकती है, हमें नहीं पता वो कितनी है, प्रिसाइजली नहीं पता, हेंस उसमें कुछ एरर है। दैट इज द मीनिंग ऑफ एरर। तो उसी बात को हमें यहां इंक्लूड करना पड़ेगा कि भाई ये कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ पार्टिकल जो है वो, उसमें 30% का एरर है। करेक्ट मेथड देखो, करेक्ट मेथड जो है बेसिक से जाएंगे, जिस तरह से डेरिवेशंस हो रही हैं उसी तरह से जाएंगे। कि हमें ये बोल रखा है स्पीड, स्पीड की एक्चुअल वैल्यू भी नहीं दे रखी क्वेश्चन में, पता नहीं कितनी स्पीड है, एक्चुअल वैल्यू नहीं गिवन, परसेंटेज एरर गिवन है। मान लेते हैं एक्चुअल वैल्यू V0 है, 30% का उसमें एरर है। V0 को मैंने एक्चुअल वैल्यू मान लिया, गिवन नहीं है, 30% का उसमें एरर है। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब हुआ V = V0 ±30/100 इंटू V0। 30% का मतलब यही होता है 30/100 ऑफ किसका? ऑफ V0। तो ये बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? स्पीड = या ऐसे बोल दो, स्पीड जो है मैक्सिमम कहां तक हो सकती है। अगर मैं ये बीच का प्लस साइन कंसीडर कर लूं तो स्पीड की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकल जाएगी, और बीच का अगर माइनस साइन कंसीडर कर लूं तो स्पीड की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकल जाएगी। तो स्पीड जो है वो बेसिकली V0 +30 V0/100 और V0 -30 V0/100 इनके बीच में है। इतनी बात हम कह सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में भी एडिशन सब्ट्रैक्शन की एरर की डेरिवेशन जो मैंने करवाई थी वो इसी तरीके से करवाई थी, बेसिक से बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लिकेशन की भी करवाई थी, उसमें एजम्पशन ले ली थी अपन ने कि एरर्स आर स्मॉल। तो यहां इस बात का मतलब ये बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड, पार्टिकल की स्पीड कितनी है, ये बन रहा है, एक जीरो तो कट जाएगी है ना, 1 + 3/10 ये हो गया 13/10, 13 V0/10, और ये हो गया अगेन एक जीरो कट जाएगी, 1 - 3/10 हो गया 7/10। मतलब पार्टिकल की स्पीड में इतना तगड़ा एरर है, उसकी एक्चुअल वैल्यू तो V0 है, लेकिन वो 7 V0/10 या ऐसे बोल दो 0.7 V0 से 1.3 V0 के बीच में कुछ भी हो सकती है। इतनी ज्यादा वेरिएशन उसमें हो सकती है क्योंकि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट काफी खराब होगा, इस बात का ये मतलब है। इतना लार्ज एरर दिखा रहा है तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट माने स्पीडोमीटर घटिया क्वालिटी का होगा या पुराना हो चुका होगा, ये मतलब बना। हाँ बोलो बोलो। सर मुझे सेकंड स्टेप के बाद समझ नहीं आया। सेकंड स्टेप कौन सा? ये वाला? ये वैसे ये यार जो एग्जांपल लिया मैंने 100 +-1 लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है 99 और 101 के बीच में कुछ भी हो सकती है क्वांटिटी। 100 +-2 लिखा है तो इसका मतलब क्या है? 98 और 102 के बीच में कुछ भी हो सकती है। 100 +2 और 100 -2 के बीच में कुछ भी हो सकती है। वैसे यहां लिखा है स्पीड में 30% एरर है, तो V0 ±30% ऑफ V0। अब प्लस, एक बारी प्लस कंसीडर किया तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पीड आई, एक बारी माइनस कंसीडर किया तो ये मिनिमम वैल्यू ऑफ स्पीड आई। मतलब इफेक्टिवली इस मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड इन दोनों वैल्यूज के बीच में कुछ भी हो सकती है। दिस इज द मिनिमम पॉसिबल स्पीड, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। प्रिसाइजली मेजर नहीं की जा सकती एक ऐसा घटिया इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। इसको बोल सकते हैं दिस इज द मिनिमम, V मिनिमम, दिस इज V मैक्सिमम।
अब क्योंकि स्पीड के अंदर इतना तगड़ा एरर है, इतनी तगड़ी वेरिएशन है, स्पीड इन दोनों वैल्यूज के बीच में कुछ भी हो सकती है, तो हेंस काइनेटिक एनर्जी की भी एक मिनिमम वैल्यू निकलेगी जो इस वी मिन को यूज करते हुए निकलेगी। ऐसे ही वी मैक्स को अगर हम यूज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी की भी एक मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, वो भी निकाल लेते। मतलब हम कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे, हम वो स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं जो डेरिवेशंस में फॉलो हुए थे। कभी कभार इस तरह के सवाल पाए जाते हैं और हेंस ऐसे सवालों में हमें बेसिक से जाना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूले हैं वो बढ़िया हैं, उनके अंदर कोई अजम्पशन नहीं ली गई थी, वो हमेशा काम करेंगे। बट मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर वाले फॉर्मूलों में कभी कभार हमें ऐसे बेसिक से जाना पड़ सकता है। ठीक है, जिस बच्चे ने डाउट पूछा था क्लियर है ये दो स्टेप्स? यस सर। ठीक है, अब ये होगी स्पीड की बात। काइनेटिक एनर्जी पे क्वेश्चन है, अगले पेज पे आते हैं। एक मिनट, तो भाई अब स्पीड में इतनी वेरिएशन है तो हेंस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। सो जब स्पीड मिनिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम होगी, और जब स्पीड मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी मिन स्क्वायर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। मास की वैल्यू हमें दी नहीं गई, स्पीड की भी वैल्यू नहीं दी गई, बस एरर की वैल्यू दी गई है 30%। ठीक है, तो चलो अपनी वी नॉट की टर्म्स में वी मिन रेडी है, इसको उठा के काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे और इसकी मदद से काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। निकाल लेते हैं, लिख रहा हूं। ये बन रहा है हाफ एम वी मिन का स्क्वायर, वी मिन का स्क्वायर मतलब 7 वी नॉट बाय 10 का स्क्वायर, और इधर मैक्सिमम में आएगा हाफ एम इंटू मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड जो हो सकती है, दैट इज 13 वी नॉट बाय 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना कितना बन रहा है यहां पे? अगर मैं ना देखो, ये हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर जो है ये काइनेटिक एनर्जी की एक्चुअल वैल्यू है, क्योंकि वी नॉट जो है मैंने एक्चुअल वैल्यू को लेट किया, स्पीड की एक्चुअल वैल्यू को मैंने वी नॉट लेट किया, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी की एक्चुअल वैल्यू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर है। तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर को मैं अलग रखूंगा, 7/10 का स्क्वायर सेपरेटली लिखूंगा। तो 7/10 का स्क्वायर बन गया 49/100, और इनटू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर अलग से लिख रहा हूं। इस हाफ को मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, जानबूझ के नहीं कर रहा हूं। सिमिलरली यहां पे भी ये 13/10 का जो स्क्वायर है इसको सेपरेटली लिख रहा हूं। 13 का स्क्वायर होता है 169, 10 का स्क्वायर 100, दिस मल्टीप्लाइड बाय हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा थम जाओ आराम से। कैलकुलेशन में यहां तक कोई भी समस्या है बोलो। कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, बस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया अभी तक हमने, हाफ एम वी स्क्वायर होता है भाई, बाकी चीजें समझने वाली हैं। अच्छा, इस बात का क्या मतलब हुआ भाई? स्पीड की एक्चुअल वैल्यू वी नॉट थी, तो काइनेटिक एनर्जी की एक्चुअल वैल्यू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर है, लेकिन हाफ एम वी नॉट स्क्वायर से कहीं नीचे भी जा सकती है, 49/100 के फैक्टर से भी मल्टीप्लाई हो सकती है काइनेटिक एनर्जी, और बड़ी भी हो सकती है, 169/100 तक भी जा सकती है। तो ये जो मिनिमम वाली जो चीज आई है और मैक्सिमम वाली जो काइनेटिक एनर्जी आई है, इन दोनों में कितने कितने एरर्स हैं सोच के बताओ। इजी है सोचना, देखो 100 के स्केल पे ना सोचना बड़ा ओरल प्रोसेस होता है। जैसे अगर मान लो 100 से कोई चीज 110 हो गई, तो हम क्या बोलेंगे, देसी भाषा में बोलेंगे 10% का इंक्रीज हो गया भाई। 100 से अगर 80 हो गई कोई चीज, किसी चीज का भाव मान लो, रेट किसी चीज का 100 से 80 चला गया, तो हम क्या बोलेंगे, उसके रेट में कितना डिक्रीज हुआ, परसेंटेज में 20%। सिंपली 100 से जो भी मल्टीपल, 100 से 150 जाना मतलब 50% का इंक्रीज, 100 से 70 जाना मतलब 30% का इंक्रीज। तो यहां पे देखो ये है एक्चुअल वैल्यू। मिनिमम में 51% का एरर है, हाँ, और मैक्सिमम में 69। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। जो बच्चे ओरली सोच पा रहे हैं वो ओरली सोचने की कोशिश करो, अदरवाइज कैलकुलेशन भी करके दिखा सकता हूं मैं। ये जो काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू है, दिस हैज एन एरर ऑफ -51%। ठीक है ना, यहां पे अगर 100/100 लिखा होता तो उसमें कोई एरर ना होता,
हाफ एम बी नॉट स्क्वायर, 100/100 मतलब 1 इंटू हाफ एम बी नॉट स्क्वायर, दैट इज 0 एरर, कोई एरर नहीं। लेकिन यहां लिखा हुआ है 49/100, मतलब 100 के स्केल पे 49 चली गई है वैल्यू, 51% का एरर हो गया नीचे की साइड, डाउनवर्ड साइड में हुआ है तो नेगेटिव लगा दिया। सिमिलरली यहाँ पे 100/100 लिखा होता तो कोई एरर ना होता, 169 लिखा है तो इसमें दिस क्वांटिटी हैज एन एरर ऑफ पॉजिटिव 69%। ठीक है, जिस बच्चे को अब ये ओरली नहीं चमका तो वो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो, परसेंटेज एरर इन के मिन, काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू में जो एरर है। अब एरर का मतलब क्या था, किसी भी एक्स नाम की क्वांटिटी में जो एरर होता है परसेंटेज एरर, वो कितना होता है, डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100। सो के मिन के अंदर मुझे एरर निकालना है तो मैं बोलूंगा के मिन माइनस के एक्चुअल, दिस इज कॉल्ड एरर, डेल्टा के बोल सकते हो इसको, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, डिवाइडेड बाय के एक्चुअल, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर, डेल्टा के बाय के इंटू 100, डेल्टा के बाय के इंटू 100 करके वो उस एरर तक पहुंचेगा। अब आराम से करो, के मिन की वैल्यू है 49/100 इंटू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, के एक्चुअल की वैल्यू है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन के एक्चुअल की वैल्यू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इंटू 100। तो ये हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर तीनों उड़ गए, कट गए, सारे हाफ एम वी नॉट स्क्वायर कॉमन निकल के कट जाएंगे। इफेक्टिवली ये बन रहा है 49/100 माइनस 1, नीचे भी 1 है, इंटू 100, ये बन रहा है -51/100 इंटू 100, दैट इज -51%, जो मैंने वहां ओरली लिखा था। वो ओरली करने की कोशिश करो यार, ये बचपन के सवाल है, 7th-8th क्लास में आते हैं परसेंटेज एरर वाले क्वेश्चंस। 100 से 110 होना 10% का इंक्रीज, 200 से 210 होना मतलब कितना इंक्रीज, 200 से 210 होने में कितना इंक्रीज हुआ, 5%। 5%। मतलब 200 पे 10 का इंक्रीज हुआ तो 100 पे 5 का हुआ भाई, 100 पे 5 का मतलब 5% का। 1000 से मान लो कोई चीज 1050 चली गई, 1000 से कोई चीज 1050, 1000 to 1050 कितना इंक्रीज, सर 5%। 5%। 1000 पे अगर 50 का इंक्रीज होगा तो 100 पे कितना होगा, 5 का इंक्रीज होगा। 100 पे इंक्रीज देखते हैं उसको बोलते हैं परसेंटेज, सिंपल है। तो उसी बेसिस पे मैंने यहां ओरली किया था कि भाई 100 पे 49 वैल्यू चली गई है, मतलब 51 रिड्यूस हो गया, मतलब 51% का एरर चला गया नेगेटिव। सिमिलरली के मैक्स में भी निकाल सकते हो इसी तरीके से, परसेंटेज एरर, इसको मैं पूरा नहीं करूंगा। परसेंटेज एरर इन के मैक्स इज के मैक्स माइनस के एक्चुअल, फॉर्मूला वही है अपना पुराना। तो लंबा सवाल है ये, मुश्किल सवाल कहेंगे इसको, क्योंकि एक छोटा सा फॉर्मूला लगना था यार, और उसकी जगह ये गधों वाली कैलकुलेशंस कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसको मैं पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा, सीधा लिख रहा हूं 69%। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या देंगे, सवाल ये उठता है कि भाई स्पीड में 30% का एरर था। वापस क्वेश्चन पे आओ, इसका मतलब स्पीड एक्चुअल वैल्यू की 7/10 टाइम्स भी हो सकती थी, एक्चुअल वैल्यू की मैक्सिमम में देखें तो 13/10 टाइम्स भी हो सकती थी। इन दोनों मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड्स की मदद से हमने मिनिमम और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल ली बेसिक से, और मिनिमम और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने के बाद हमने मिनिमम और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के अंदर परसेंटेज एरर्स भी निकाल लिए। ठीक है, एक मिनिमम वाली में 51% का एरर है, मैक्सिमम में 69% का एरर है। 51% भी एक ऑप्शन है, 69% भी एक ऑप्शन है, और एक ऑप्शन वो भी है जो फॉर्मूला लगाने से आती। मैक्सिमम हिंदुस्तान के बच्चे ये ए ऑप्शन ही टिक करेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा यार, उनके टीचर ने पढ़ाया ही नहीं होगा कि भाई अगर ये एरर बड़े हो जाए तो क्या करना होता है। तो अब 69 टिक करें या 51 टिक करें, वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल, वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है मैक्सिमम पॉसिबल एरर बताओ। भाई मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना हुआ, 69% हुआ। लेकिन अगर ये मैक्सिमम शब्द नहीं भी लिखा होता
तब भी हम 69% को ही टिक मारते। हम हमेशा मैक्सिमम एरर को ही एरर कहते हैं। जितना एरर मैक्सिमम आ सके उसी को एरर कहते हैं अपन इन जनरल। जो डेफिनेशन है एरर की, कि भाई हमने स्केल से लेंथ नापी, अब मान लो स्केल से लेंथ नापी वो 10 सेंटीमीटर आई, अब 10 उसका मतलब क्या है, 9.9 और 10.1 के बीच में वो कुछ भी हो सकती है। दैट मींस 9.9 उसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है, मिनिमम एकदम मिनिमम वाली, और 10.1 उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, उसके बियॉन्ड वो जा ही नहीं सकती। दैट इज द मीनिंग। तो ये मैक्सिमम शब्द ऑल्दो यहां लिखा हुआ है, बट नहीं भी लिखा होगा तब भी हम ध्यान रखना 69 जो सबसे ज्यादा पॉसिबल एरर है उसी को आंसर करेंगे। ठीक है बच्चों? यस सर। ठीक है, चलो आगे लास्ट टॉपिक पे आते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये सिग्निफिकेंट की कहानी जो है इस टॉपिक की, अगेन मेजरमेंट्स से लिंक्ड है। इसको मैथ से लिंक मत करना। ये मेजरमेंट्स जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसी चीज की लेंथ नापते हैं, मास नापते हैं, टाइम नापते हैं, मेजर्ड क्वांटिटीज के लिए ये वैलिड है, जिसको हम थोड़ा थोड़ा यूज करते हुए भी चल रहे हैं अपनी प्रैक्टिस के दौरान। जैसे अभी पिछले क्वेश्चंस में भी हमने यूज किया कि भाई 10.0 सेंटीमीटर लिखा था, तो इसका मतलब हम समझ गए थे कि भाई स्केल से नापी गई रीडिंग है, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से नापी गई रीडिंग है जो 1 डेसिमल तक नापता है। 10.0 सेंटीमीटर में और 10 सेंटीमीटर में फर्क है, वो फर्क तुम समझ गए हो अब तक। 10.0 लिखने का मतलब वो प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को वो शो कर रहा है, और अगर अकेला 10 सेंटीमीटर लिखा है तो उसमें कोई प्रिसीजन नहीं शो हो रहा। 10.00 लिखा है तो वो अलग कहानी है, इसका मतलब 2 डेसिमल से तक नापने वाले इंस्ट्रूमेंट तक से मेजर किया जा रहा है। तो डेसिमल के बाद वाली जो जीरोज हैं, या डेसिमल के बाद क्या लिखा गया है, वो बड़ा मैटर कर रहा है। तो क्या चीजें मैटर करेंगी और क्या चीजें नहीं मैटर करेंगी किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी के अंदर, उसी के बारे में हम यहां थोड़ा डेप्थ में जानने वाले हैं। रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला रूल क्या है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। भाई अगर भाई 1 से लेकर 9 तक की अगर कोई डिजिट्स हैं तो उनको हम सिग्निफिकेंट लेके ही चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ऐसे कहीं लिखा हुआ है 1.67, इसके अंदर हम बोलेंगे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, एक 1 है, एक 6 है, एक 7 है। अगर ऐसे लिखा हुआ है कहीं सर सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है? मतलब बस जिनकी सिग्निफिकेंस है, जो रीडिंग आई है फाइनली मेजर करने के बाद, जैसे लेंथ मेजर करी, टाइम मेजर किया, टेम्परेचर मेजर किया, कुछ भी मेजर किया। ये जो नंबर मैंने यहां लिखा है ये नंबर नहीं है सिंपल, ये एक मेजर्ड वैल्यू है भाई। लेंथ होगी या मास होगा किसी का या टाइम होगा, मेजर्ड क्वांटिटी है, उसके अंदर कौन से डिजिट्स सिग्निफिकेंट है और कौन से नहीं है, इनकी बात। अब इसकी अहमियत क्या है वो अगले पन्ने पे समझ में आएगी आराम से। पहले एक बार सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है उनको समझ एक बार। जैसे और एग्जांपल देख, अगर ऐसे लिखा हुआ है 2, 3, 4, 8, बस कोई डेसिमल नहीं लगा हुआ भाई और कोई जीरो भी नहीं है, तो सिंपल इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। सिंपल है, पहला रूल कोई खतरनाक रूल नहीं है, सिंपलेस्ट बात है। मतलब इसका मतलब क्या, आगे आने वाले जितने भी रूल्स हैं वो सारे रूल्स केवल और केवल जीरो के रिगार्डिंग है, कि जीरो की सिग्निफिकेंस है या नहीं है उस पे है। दूसरा रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं लिखा हुआ है 5041 लेट्स से, तो इसके अंदर अब ये जीरो के अगल में भी और बगल में भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो फंसी हुई है, तो इस जीरो की अहमियत है, इसको आप हटा नहीं सकते। मतलब इसको 541 नहीं लिख सकते ऑफ कोर्स। तो दिस हैज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, डेसिमल भी हो सकता है या 2 जीरोस भी हो सकती हैं। जैसे मान लो ऐसा होता 5004, 5004 लिखा हुआ, क्या बोलेंगे? 4 सिग्निफिकेंट। दोनों कितनी भी जीरोस हो, जीरोस के अगल और बगल में नॉन जीरो डिजिट्स होने चाहिए, तो उन जीरोस की सिग्निफिकेंस है। और देखो जैसे 20.31, इसमें बोलेंगे फिर से 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स।
और देखो जैसे 500.79, 5 significant figures. अगेन ये डेसिमल से कंफ्यूज नहीं होना, बिना डेसिमल के देखो, दोनों जीरोस के अगल में 5 है और बगल में 7 है, दो जीरोस दोनों तरफ से नॉन जीरो डिजिट से घिरी हुई हैं, तो इन दोनों जीरोस की सिग्निफिकेंस है 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, सारी डिजिट्स सिग्निफिकेंट हैं इसमें। ठीक है, मतलब खतरा कब पैदा होगा? खतरा तब पैदा होगा जब जीरोस या तो स्टार्टिंग में हो या अंत में हो। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग में या एकदम एंड में जीरोस होंगी तो हो सकता है उनकी सिग्निफिकेंस खत्म हो जाए, वो नॉन सिग्निफिकेंट बन जाए। जैसे रूल नंबर 3 से वो कहानी शुरू हो रही है कि ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग मतलब बिल्कुल एंड वाली, ट्रेल करती हुई, ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल प्लेस आर सिग्निफिकेंट। मैथ के फंडे के हिसाब से इनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती, तुम जानते हो यार। 2.0 लिखो या 2.00 लिखो या केवल 2 लिख दो, एक ही बात होती है ना। 2.0, 2.00 या केवल 2, सब एक ही बात है। लेकिन मेजर्ड क्वांटिटीज के लिए ये एक बात नहीं है। अगर कोई बंदा लिख रहा है 2.0, इसके अंदर ट्रेलिंग का मतलब बताना एक बार फिर से। ट्रेलिंग का मतलब एंड वाली, ट्रेलिंग जीरोस ब्रैकेट में लिख ले, इन दी एंड, जो आखिर में राइट साइड में, और आफ्टर डेसिमल प्लेस ये भी लिखा हुआ है, ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल प्लेस। जैसे यहां डेसिमल के बाद एक जीरो है, तो इस जीरो की अहमियत है, इस जीरो की सिग्निफिकेंस है, और इसी जीरो की सिग्निफिकेंस हम यूज भी करते आए हुए हैं क्वेश्चंस में। अभी थोड़ी देर पहले भी यूज किया, 10.00 सेंटीमीटर लिखा था या 100.00 सेंटीमीटर लिखा था, तो हमने उसकी दो जीरोस की अहमियत ली, उसी के हिसाब से हमने उसमें एरर भी कंसीडर किया। तो डेसिमल के बाद वाली जीरो मैथ के हिसाब से सिग्निफिकेंट नहीं है, बट मेजर्ड क्वांटिटीज में इसकी सिग्निफिकेंस है, बिकॉज ये वाली जीरो प्रिसीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को शो कर रही है। तो इसके अंदर दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ऐसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है कुछ 205.60, इसमें बताओ कितनी है? 5 significant figures. बहुत बढ़िया, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ये वाली जीरो इसलिए सिग्निफिकेंट क्योंकि ये दो नॉन जीरो के बीच में फंसी हुई है रूल नंबर 2 के मुताबिक। आखिरी वाली जीरो अगेन सिग्निफिकेंट। ओके, एक डाउट है सर। हाँ बोल बोल, डाउट बोल। सर रूल 2 में लिखा हुआ है 2 zeros बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, तो सर अब अगर 3 जीरो आ गए दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में तो उनको भी ओए मानेंगे? ये रूल 2 है, वो अच्छा, हाँ जीरोस है, कितनी भी जीरोस हो, 2 3 4 हजार जीरोस हो चाहे, ठीक है ना, जीरोस कितनी भी हो सकती है भाई। अच्छा इसमें बताओ 40.00 4. 4 significant. डेसिमल के बाद वाली जीरो सिग्निफिकेंट है, ये 4 भी सिग्निफिकेंट है, और दो सिग्निफिकेंट चीजों के बीच में ये जीरो फंसी हुई है, तो इस जीरो की भी अपने आप सिग्निफिकेंस हो गई, हम इसको हटा नहीं सकते। तो दिस हैज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। थोड़ा कंफ्यूजिंग एग्जांपल था ये, ठीक है। ओके अच्छा, अब ये रूल नंबर 4 से थोड़ी सी कंफ्यूजन और बढ़ेंगे, तो अच्छे से खुल के डाउट पूछना यार, सब बच्चों को मैं यही बोल रहा हूं, खुल के डाउट पूछना, तभी ये चीज चमकेगी, क्योंकि डाउट से ज्यादा क्लैरिटी आती है सभी को। रूल नंबर 4 कह रहा है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स डू नॉट चेंज ड्यू टू यूनिट कन्वर्जन। जैसे फॉर एग्जांपल इस पेन की लेंथ मैंने स्केल से नापी, ठीक है, इस पेन की लेंथ मान लो 9 सेंटीमीटर आ गई भाई, मैंने स्केल से नापी 9 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है, या प्रिसाइजली बोले तो 9.0 सेंटीमीटर आ गई। तो अब जब मैं 9 सेंटीमीटर नाप रहा हूं, तो अगर मैं केवल 9 सेंटीमीटर लिख रहा हूं, मान लो 0.0 भी नहीं लिख रहा, मान लो कोई ऐसा स्केल है जिसमें मिलीमीटर वाले डिवीजन ही नहीं बने हुए, केवल सेंटीमीटर वाले डिवीजन बने हुए हैं, और मैंने 9 सेंटीमीटर की लेंथ नापी। अब मैंने 9 सेंटीमीटर की ना यूनिट कन्वर्जन कर दी, उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, और मैं आंसर बोल रहा हूं 90 मिलीमीटर। कहने को मैं 9 सेंटीमीटर भी आंसर दे सकता था, बट मैं 9 सेंटीमीटर की जगह 90 मिलीमीटर आंसर दे रहा हूं यूनिट कन्वर्जन करके। तो ये रूल कह रहा है कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ता अगर तुम यूनिट कन्वर्ट करोगे तो। जैसे फॉर एग्जांपल यही 9 सेंटीमीटर वाला एग्जांपल लें अगर, तो 9 सेंटीमीटर के अंदर 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है, केवल 9 सेंटीमीटर अगर कहीं लिखा हुआ है
तो हेंस अगर मैं इसका यूनिट कन्वर्ट करूंगा, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करूंगा, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो हेंस 90 मिलीमीटर के अंदर भी एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट बनेगी। मतलब रूल नंबर 4 का मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर किसी नंबर में डेसिमल है ही नहीं, अगर किसी नंबर में नहीं बोलूंगा, मेजरमेंट में, अगर किसी मेजरमेंट में डेसिमल नहीं है, बिना डेसिमल वाली कोई मेजरमेंट है, तो उसके अंदर आखिर वाली जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं है। 90 में भी एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, 900 में भी एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, 9000 में भी एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। मैथमेटिकली ये बात बिल्कुल गलत है। 90 और 900 और 9000 तीनों अलग अलग बातें हैं, तुम जानते हो बेसिक। लेकिन मेजर्ड क्वांटिटीज के पर्सपेक्टिव से 90, 900, 9000 सभी के अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट एक ही मानी जाएगी। आखिर वाली जीरोस की सिग्निफिकेंस नहीं होगी इन अ नंबर विदाउट डेसिमल। इसको अल्टरनेट लैंग्वेज में भी लिख लो। इस रूल नंबर 4 को अल्टरनेट लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हो कि ट्रेलिंग जीरोस या जीरोस इन द एंड, ट्रेलिंग जीरोस in a quantity, trailing zeros in a quantity without decimal, अगर डेसिमल है ही नहीं, विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगेन बच्चों, नंबर्स के लिए, मैथ्स के लिए नहीं है, मेजर्ड क्वांटिटीज के लिए हैं ये सारे रूल्स। ठीक है, जैसे और एग्जांपल भी ले लेते हैं। एग्जांपल मान लो कहीं लिखा हुआ है 2700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिखा हुआ है किसी चीज का, 2700 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। मतलब कहने का मतलब ये यार, एक चीज को अपन ने मेजर किया, उसके आगे जीरोस कितनी लगानी है वो तो हमारी इच्छा है भाई। हम लेंथ मान लो मिलीमीटर में नाप रहे हैं, आंसर दे रहे हैं नैनोमीटर में। नैनोमीटर बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। अब मिलीमीटर में चीज नापी है, आंसर दे रहे हो नैनोमीटर में, तो फ्री की 6 जीरोस आ जाएंगी एंड में। 1 मिलीमीटर नापोगे, आंसर दोगे 10 लाख। 10 लाख 10 लाख नैनोमीटर नापा तुमने, 1 मिलीमीटर है, आंसर तुम दे रहे हो 10 लाख नैनोमीटर। तो यार वो फ्री की जीरोस तो कितनी मर्जी लगा लो ना, तो उन जीरोस की हैंस कोई अहमियत नहीं है। दैट इज रूल नंबर 4। ठीक है, कुछ भी लिख लो यहां पे। 2 लाख नैनोमीटर लिखा हुआ है, अगर 2 लाख नैनोमीटर लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में हकीकत में नापा कोई मिलीमीटर या सेंटीमीटर में कोई चीज नापी गई होगी, उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है, बस दैट्स द मीनिंग। इसके अंदर 1 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। ठीक है, आखिरी जीरोस की कोई अहमियत नहीं है अगर डेसिमल प्लेस नहीं है तो। अगर डेसिमल प्लेस है तो आखिरी जीरोस की अहमियत है। अहमियत माने सिग्निफिकेंस। सर हाँ हाँ बोल। सर 0.02 में भी 1 सिग्निफिकेंट डिजिट ही होगा ना? हाँ, वो वाली बात अभी आने वाली है। बिल्कुल 1 सिग्निफिकेंट जीरो होगा 0.02 में भी। तो अगर हमें 9 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम इसे 0.09 लिखेंगे, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये चलो रूल नंबर 4 में अगले पेज पे एक पेज और ऐड कर लो, इसी में ही कर देते हैं। हाँ, ये तो यूनिट छोटे करने वाली बात हुई ना। अगर यूनिट बड़ा करोगे तो मैग्नीट्यूड छोटा हो जाएगा। अरे यार, ठीक है, और एग्जांपल देखो। हाँ भाई, कि भाई मान लो किसी चीज की लेंथ नापी गई है 28 मिलीमीटर और इसको कन्वर्ट किया जा रहा है मीटर्स में। लेट्स से 28 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 0.028 मीटर्स। तो रूल नंबर 4 ये कह रहा है कि भाई 28 के अंदर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं।
तो हेंस इस 0.028 मीटर के अंदर भी दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। मतलब रूल नंबर 4 के अंदर एक बात और निकल के आ रही है। क्या बात निकल के आ रही है रूल नंबर 4 में? कि अगर ऐसी कोई क्वांटिटी लिखी हुई है जो 1 से छोटी है, 1 से छोटी का मतलब 0 पॉइंट करके कुछ होगा, तो 0 पॉइंट करके कुछ होगा, तो उसमें डेसिमल के पहले चाहे तुम यहां 50 जीरोस लगा लो, 0.028 कर लो, और डेसिमल के बाद वाली जो ये जीरो है, पहली जीरो, डेसिमल के बाद वाली पहली जीरो या स्टार्टिंग की जीरोस, इनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये निष्कर्ष भी रूल नंबर 4 से ही निकल के आ रहा है। ठीक है ना? हम ये लिख सकते हैं, येलो इंक में लिख देता हूं, इन अ नंबर या इन अ क्वांटिटी, रूल नंबर 4 के अंदर मतलब दो रूल छुपे हैं। इन अ क्वांटिटी which is less than 1, which is less than 1, zeros in the starting, zeros in the starting, starting मतलब कहीं भी हो सकती हैं, बिफोर या आफ्टर डेसिमल, बिफोर और आफ्टर डेसिमल, स्टार्टिंग वाली जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये रूल भी रूल नंबर 4 में ही निकल के आया। मतलब इसको कैसे भी लिख लो यार, 0.0057 ऐसे लिखा हुआ है मान लो, तो ये चारों जीरोस की कोई अहमियत नहीं है। डेसिमल से पहले वाली जीरोस भी नॉट सिग्निफिकेंट है, डेसिमल के बाद वाली ये दो जीरोस भी नॉट सिग्निफिकेंट ही हैं। इसके अंदर दो ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक है, चाहे कितनी भी होंगे, 0.00000672 ऐसे लिखा हुआ है, तीन ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ये क्लियर है? मतलब ये यूनिट कन्वर्जन की वजह से ऐसा होता है। जब हम यूनिट कन्वर्ट करते हैं तो या तो आखिर में फ्री की जीरोस आ जाती हैं, या नंबर से पहले जबरदस्ती की जीरोस डेसिमल के बाद लग जाती हैं, तो ऐसी जीरोस की कोई अहमियत नहीं मानी जाएगी। हाँ, लेकिन अगर बीच में कोई जीरो है, एक और अच्छा एग्जांपल भी लूं, जैसे मान लो ऐसे है 0.020, इसमें बोलो, 2 significant. इसमें दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ये वाली जीरो सिग्निफिकेंट है, तो ये सिग्निफिकेंट क्यों है? ये रूल नंबर 3 के हिसाब से भाई। आखिरी वाली जीरोस, डेसिमल के बाद में जो जीरोस लगती हैं वो प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट को शो करती हैं। ये रहा रूल नंबर 3। डेसिमल के बाद जो आखिर में ट्रेलिंग जीरोस होती हैं, इन दी एंड वाली जीरोस होती हैं, उनकी सिग्निफिकेंस होती है। वही तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता रही है हमें, किस इंस्ट्रूमेंट को से नापा गया। ओके सर, ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर है रूल 4? यस सर। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पे, नीट में भी, जेई में भी, डायरेक्ट कि बस सिग्निफिकेंट फिगर्स ही बता दो बस। रूल 5, रूल 5 क्या है? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स डू नॉट चेंज व्हाइल राइटिंग इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन आई होप याद होगा। साइंटिफिक, वैसे कोई भी बड़ा नंबर है या कोई बहुत छोटा नंबर है तो उसको जनरली अपन 10 की पावर में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मुझे मान लो ऐसे बोलना है कि 5,10,000, तो 5,10,000 को मैं साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखूंगा? मैं ऐसे लिखूंगा 5.1 इंटू 10 की पावर 5, दैट मीन्स साइंटिफिक नोटेशन। तो ये रूल नंबर 5 ये कह रहा है, जैसे मान लो ये 5,10,000 का एग्जाम्पल ले, 5,10,000 लिखा हुआ है कहीं, ठीक है, ये कोई मेजर्ड क्वांटिटी है 5,10,000, लेट्स से कोई सेंटीमीटर में होगा या डिग्री सेल्सियस में होगा, मैं नहीं जानता। बट अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूंगा तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स बदलेंगी नहीं, दैट इज रूल नंबर 5। मतलब अब मेरे पास मान लो ऑप्शंस है, मैं तुम्हें ऑप्शंस देता हूं। जैसे मान लो एक बच्चे ने 5,10,000 को ऐसे लिखा 5.10000 इंटू 10 की पावर 5, एक मैथमेटिकली लिखने का ये भी एक तरीका है। एक बच्चे ने मान लो ऐसे लिखा 5.1 इंटू 10 की पावर 5, ये भी एक तरीका है लिखने का। एक बच्चे ने ऐसे लिखा
51 इंटू 10 की पावर 4। तो इसमें से कौन कौन से तरीके सही हैं? एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं। सेकंड और थर्ड। बिल्कुल, फर्स्ट तरीका गलत है, क्योंकि ये जो फर्स्ट मेथड है इसके अंदर बच्चे ने डेसिमल के बाद ये 4 जीरोस लगा दी हैं, ये ट्रेलिंग जीरोस, एंड वाली 4 जीरोस लगा दी। रूल नंबर 3 कहता है भाई इन चारों जीरोस की अहमियत है, सिग्निफिकेंस है। तो उसके हिसाब से तो इस डाटा में 4 तो जीरोस और 2 ये 6 सिग्निफिकेंट डिजिट बन रही हैं इसमें, जबकि ओरिजिनली जो आंसर था ये क्वांटिटी थी, इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट थी? इस क्वांटिटी में तो 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अभी रूल नंबर 4 में हमने देखा इस क्वांटिटी में 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, जबकि इस क्वांटिटी में 6 सिग्निफिकेंट डिजिट है। हेंस दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। हाँ, जो सेकंड और थर्ड है इसमें चेक कर लो, 51 या 5.1, 51 में भी 2 है, 5.1 में भी 2 है, नॉन जीरोस है, तो ये दोनों सही है। ऑल्दो ये जो थर्ड रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, ये थर्ड रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए तो सही है, बट ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, ये ध्यान रखना। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगाया जाता है। दैट इज द रूल ऑफ राइटिंग साइंटिफिक नोटेशन। पहली नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगाना जरूरी होता है। बचपन की बातें अगेन 7th 8th क्लास में पढ़ाई जाती हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना याद होगा, है ना। ये थर्ड आंसर तो ठीक है, दिस इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, बट दिस इज नॉट साइंटिफिक नोटेशन। ये सेकंड आंसर है, ये साइंटिफिक नोटेशन भी है और रिप्रेजेंटेशन भी सही है। सिंपल सी बात है, ज्यादा कोई हेर फेर नहीं है इसमें, ठीक है। और छठा और आखिरी रूल क्या है? छठा और आखिरी रूल, जो क्वांटिटीज मेजर्ड नहीं है, जो नंबर्स हमें ऑलरेडी पता है, जैसे हम बोलते हैं यार बाजार से जाके 5 मैंगो ले आओ, अब 5 मैंगो लेके आने हैं, तो हम 5 जो बोला गया है वो 5 इज नॉट अ मेजर्ड क्वांटिटी, 5 इज जस्ट अ काउंटिंग ना, 1 2 3 4 5 मैंगोज लाने, तो उसमें अब 5 के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी? अब 5 इज एग्जैक्टली नोन नंबर, 5 इज नॉट अ मेजर्ड नंबर। 5 को हम बचपन से जानते हैं, 1 2 3 4 5 काउंटिंग नर्सरी क्लास के बच्चों को सिखा दी जाती है। तो अब उस 5 को चाहे तो 5 लिखो, चाहे 5.0 लिखो, चाहे 5.00 लिखो, या चाहे तो 5 पॉइंट के बाद कितनी मर्जी जीरोस लगा दो, तुम्हारी अपनी इच्छा है, 5 ही रहेगा। तो यही बात 6th पॉइंट में कही जा रही है कि एग्जैक्टली नोन जो नंबर्स हैं उनके अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। एग्जैक्टली नोन नंबर्स का मतलब है विच आर नॉट मेजर्ड, जिनको मेजर नहीं किया जा रहा है, सिंपली वो काउंटिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 के आगे कोई सेंटीमीटर नहीं है, कुछ डिग्री सेल्सियस नहीं है, तो दिस हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। सर फिर जो आपने रूल 3 में जो एग्जाम्पल लिखे थे उनमें भी तो इनफिनाइट हो सकते हैं। रूल 3 में क्या? इसमें देखो रूल 1 से लेकर रूल 5 तक की सारी बातें मेजर्ड क्वांटिटीज के लिए थी भाई। रूल 6 जो है, स्पेशली रूल 6, वो नॉन मेजर्ड क्वांटिटीज के लिए, वो नंबर्स के लिए, 5 6 या 5.7। 5.7 में भी इनफाइनाइट डिजिट्स हैं, नहीं समझे? नंबर अगर कोई बोल रहा है 5.7 सेंटीमीटर, इस पेन की लेंथ नाप के मेजर करके और फिर बोल रहा है कि भाई इस पेन की लेंथ 5.7 सेंटीमीटर है, तो दैट विल कंटेन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। बट अगर कोई बोल रहा है भाई 5.7 इज जस्ट अ नंबर, बस एक नंबर बोल रहा है 5.7, तो उसमें हम बोलेंगे भाई नंबर बोल रहे हो तो ठीक है, फिर नंबर की तो इनफाइनाइट, 5.7 बोलो चाहे 5.70 बोलो, एक ही बात है। तो एग्जैक्टली नोन नंबर्स के लिए इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स मानी जाएंगी, क्योंकि वो मेजर ही नहीं की जा रही ना, मेजर नहीं की जा रही। अगर कोई चीज मेजर नहीं की जा रही तो 5 लिखो, चाहे 5.0 लिखो, चाहे 5.00 लिखो, चाहे 5 पॉइंट कितनी मर्जी जीरोस लगा दो, सब एक ही बात है। कितनी भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोल दो, सभी के अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। नंबर्स में, मेजरमेंट के अंदर 5 एंड 5.0 में फर्क है। मैथ्स के नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो 5 और 5.0 एकदम सेम है भाई, बचपन से जानते हैं। 5 और 5.0 में कोई फर्क थोड़ी ना,
नंबर्स में, बट मेजरमेंट्स में हाँ है। 5 इज डिफरेंट, 5.0 इज डिफरेंट, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जा रहे हैं डिफरेंट। चमका? यस सर। सर अगर कोई जैसे मैथमेटिकल नंबर है पाई या यूलर नंबर, तो ये भी हमें पता है, तो इसकी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ बिल्कुल, उनमें तो वैसे भी होंगी यार। अब पाई के बारे में सोच तू, जैसे पाई एक ऐसा नंबर है 3.141592, इसकी चलती रहती है वैल्यू। पाई जो है उसकी मेरे को 6 डेसिमल तक तो याद है, ये वैल्यू है। उसके बाद ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लेस है, चलता ही चला जाता है, इन्फिनिटी तक चलता ही जाए, कभी रुकेगा नहीं, कभी भी नहीं रुकता है। कितना ही आगे कैलकुलेट, आर्यभट्ट वगैरह ने इसकी इनफाइनाइट तक कैलकुलेट करने के तरीके भी बता रखे हैं। तो अब एक ऐसा नंबर है जो इनफाइनाइट डेसिमल प्लेसेस तक है, वो एग्जैक्टली नोन भी नहीं है इंसान को। अगर इंसान से पूछोगे तो यार सुपर कंप्यूटर्स बन चुके हैं, सब कुछ हो चुका है दुनिया में, लेकिन पाई की वैल्यू इनफाइनाइट डेसिमल प्लेसेस तक नापी जा नहीं सकती ना। कैसे निकालो? इनफाइनाइट को कभी फील ही नहीं कर सकता इंसान, इनफाइनाइट डेसिमल प्लेसेस तक कभी फील आ ही नहीं सकती हमें। तो मतलब ये है कि हम मिलियन ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस तक निकाल सकते हैं, जितना चाहे हम निकाल सकते हैं पाई की वैल्यू को, उसका कोई अंत नहीं है। नंबर ऑफ significant digits in this pi as well as this Euler's number E are also infinite. Irrational numbers हैं, मतलब नंबर कोई सा भी हो, √2 हो, √3 हो, मतलब रैशनल हो, फ्रैक्शंस हो, 4/3 हो, ये सब जितने भी नंबर्स हैं, चाहे फ्रैक्शंस, इररेशनल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, कोई सा मर्जी नंबर, नंबर माने विच इज नॉट मेजर्ड, सारे नंबर्स के अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। इस रूल नंबर 6 की अगेन कोई खास जरूरत पड़ती नहीं है, मैथ्स की बात है ये बेसिकली। रूल नंबर 5 तक जो बात थी वो मेजर्ड क्वांटिटीज की, जिन पे क्वेश्चन बनते हैं अपने। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो टाइप 1 क्वेश्चन तो ये बनता है जो पूछा भी जाता है कि भाई सीधा तुम्हें एक रीडिंग दे देंगे और पूछ लेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट बता दो, बस इतना सा क्वेश्चन। ये पहले तरीके का सवाल बनता है। क्या बोलो? हाँ, अब दूसरे सवाल क्या बनते हैं कि भाई जैसे हमने इससे पहले के काम किए कि यार कोई भी एक चीज हम नापते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको किसी और नापी गई चीज के साथ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ कुछ कर रहे होते हैं, फिर एक नई क्वांटिटी बन जाती है। उसके अंदर हमने एरर की कैलकुलेशन सीख ली, जैसे कोन की वॉल्यूम पे अभी क्वेश्चन किया हमने थोड़ी देर पहले, रेडियस अलग नापा गया, हाइट अलग नापी गई, और फिर रेडियस और हाइट की मदद से वॉल्यूम ऑफ कोन निकाली गई, उसमें एरर भी निकाला गया। तो सेम खेल यहां भी होगा कि भाई अगर रेडियस अलग नापा गया है, हाइट अलग नापी गई है और वॉल्यूम को कैलकुलेट किया जा रहा है, तो उस केस में वॉल्यूम के अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी होंगी, उस बात पे भी सेकंड टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसी चीज को, डायरेक्टली मेजर नहीं कर रहे हैं, मेजर्ड क्वांटिटीज की मदद से किसी और चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें अपने आंसर को है ना राउंड ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, राउंडिंग ऑफ की जरूरत कब पड़ती है, पहले तो ये भी लिखो, राउंडिंग ऑफ की जरूरत तब पड़ती है ड्यूरिंग कैलकुलेशंस माने ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ड्यूरिंग कैलकुलेशंस विद मेजर्ड क्वांटिटीज। तो जिस बच्चे का माइक ऑन है म्यूट कर लो भाई, काफी नॉइज आ रही है बीच बीच में। ठीक है, तो कैलकुलेशंस जो करते हैं मेजर्ड क्वांटिटीज के साथ, कैलकुलेशंस में हमें राउंडिंग ऑफ की जरूरत पड़ती है। पहली चीज तो हमें दो तरीके समझने हैं, एक तो राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं वो समझना है, कुछ बच्चों को ऑलरेडी भी शायद आता होगा, और दूसरा मेजर्ड क्वांटिटीज के साथ कैलकुलेशन में राउंडिंग ऑफ कैसे करनी है वो भी हम उसके बाद सीखेंगे। इस पे क्वेश्चंस पाए जाते हैं। फर्स्ट टाइम इसका क्वेश्चन जेईई एडवांस ने पूछा था 2004 में, जब पहली बार इस टॉपिक पे क्वेश्चन आया था, किसी बच्चे को, किसी टीचर को पता ही नहीं था ये कौन से टॉपिक का सवाल है यार, क्या है। उसके बाद से ये सारा कंटेंट ऐड होना शुरू हुआ स्टडी मटेरियल में, मतलब 18 साल हो चुके हैं इस कंटेंट को ऐड हुए। तो देख लो एक बार, राउंडिंग ऑफ ऑल्दो काफी हद तक बच्चे जानते होंगे, बट फिर भी रूल्स लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में लिख लेना, नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, अभी मत कॉपी करो, समझ लो बस इस चीज को। पहला रूल क्या है
राउंडिंग ऑफ अगर हमें करनी है तो भाई कुछ डिजिट्स हमें हटानी होती हैं राउंड ऑफ करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इस तरह का कोई नंबर है 5183, अगर हमें कोई बोले कि भाई इस नंबर को राउंड ऑफ कर दो, दिस राउंडिंग ऑफ अप टू लेट्स से 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इसको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है। इसके अंदर कितनी है भाई, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो इसका मतलब ये जो आखिरी वाला 3 है, इस आखिरी वाले 3 को हटाना है, डिलीट मारना है इसको। अगर ये आखिरी वाला नंबर अगर 5 से छोटा है, अगर आखिरी वाला नंबर 5 से छोटा है तो क्या होगा, बस ये हट जाएगा और इसकी जगह 0 आ जाएगा। जैसे ये बन जाएगा 5180, 5183 की राउंडिंग ऑफ हो गई 5180। अरे ये ग्रेटर है, ये लेसर है, एक गलत लिखा हुआ है मैंने, एक सेकंड। ड्यूरिंग राउंडिंग ऑफ व्हेन डिजिट्स टू बी रिमूव्ड, इस केस में 3 वाज टू बी रिमूव्ड, अगर ये नंबर 5 से बड़ा है तो क्या होगा, पिछला डिजिट 1 से बढ़ जाएगा। मतलब अगर यहां पे 7 लिखा होता 3 की जगह, तो यहां 8 की जगह 9 आ जाता, सिंपली 5190 बन जाता। 5183 लिखा हुआ है, 3 को हटाना है तो पिछला डिजिट अनचेंज्ड रहेगा, जो कि रूल नंबर 2 में ड्यूरिंग राउंडिंग ऑफ व्हेन डिजिट्स टू बी रिमूव्ड आर लेसर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज, ये गलत लिखा हुआ है मैंने गलती से, सॉरी, इज या प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड। पिछला डिजिट ऐसा का ऐसा पड़ा रहेगा, जैसे 3 को हटाया तो पिछला डिजिट एज सच पड़ा रहा। सिमिलरली मान लो इसी नंबर में ही और एग्जांपल लेता हूं कि अगर मैंने को इसी नंबर की ही राउंडिंग ऑफ करनी है अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक मुझे इसको राउंड ऑफ करना है। इसका मतलब क्या है, 5183 में से मुझे 83 को हटाना है, लास्ट के 2 हटाने हैं। 83 कैसा है, 83 अब 50 से बड़ा है। 5 से कंपेयर करना है बच्चों, या 50 से या 500 से। 83 इज नाउ ग्रेटर देन 50, जिसे मुझे हटाना है वो ग्रेटर देन 50 होगा, तो क्या होगा, पिछले वाला डिजिट 1 से बढ़ जाएगा। मतलब 5183 की राउंडिंग ऑफ 5200 बन जाएगी अगर मुझे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है। आई होप जानते होंगे सब बच्चे ये राउंडिंग ऑफ, ये लगभग अंदाजा, मतलब राउंडिंग ऑफ का मतलब यही है। ये क्यों करना पड़ता है वो अभी अगले पेज पे समझेंगे, मेजर्ड क्वांटिटीज के साथ खेल खेलते हुए करना पड़ता है। जैसे इसी नंबर को अगर मुझे 1 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, अप टू 1 सिग्निफिकेंट डिजिट अगर मुझे राउंड ऑफ करना है तो क्या करेंगे, अब मुझे 183 को हटाना है। 183 लास्ट के 3 डिजिट्स हटाने हैं। 183 कैसा है, 183 500 से कंपेयर करेंगे, अब 3 डिजिट है ना, तो 500 से छोटा है। 500 से छोटा है तो पिछला डिजिट अनचेंज्ड रहेगा, मतलब इसकी राउंडिंग ऑफ 5000 बन जाएगी अगर हमें 1 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है तो। चमक गया रूल 1 और 2? यस सर। ठीक है, मतलब पंगे कहां है, पंगे हैं अंत में अगर 5 आए तो पंगे हैं। जैसे उसके भी देख लो, रूल पहले एक बार पढ़ लो, लिखो मत, पढ़ लो, बस समझ लो अच्छे से बस। ड्यूरिंग राउंडिंग ऑफ व्हेन डिजिट्स टू बी रिमूव्ड आर इक्वल टू 5 और 50, अगर एकदम बिल्कुल एंड में 5 या 50 या 500 तुम्हें दिख रहा है तो उसमें क्या है, ऑड इवन का चक्कर है। ऑड इवन का चक्कर पहले एग्जांपल से ही समझो। जैसे मान लो अगर 2.5 लिखा हुआ है, 2.5 को मुझे राउंड ऑफ करना है और इसका डेसिमल प्लेस हटाना है, इसका डेसिमल प्लेस हटाना है अप टू 0 डेसिमल प्लेस, राउंडिंग ऑफ अप टू 0 डेसिमल प्लेस। तो मुझे डेसिमल प्लेस हटाना है, तो इसकी राउंडिंग ऑफ 2 करेंगे या 3 करेंगे, दैट इज द डाउट। हाँ, उसमें ये देखना है कि उससे जो पिछला डिजिट है, अगर वो पिछला डिजिट इवन है तो वो एज सच पड़ा रहेगा, और अगर पिछला डिजिट ऑड है तो उसमें 1 ऐड करके उसको इवन बना देंगे। तो 2.5 की राउंडिंग ऑफ 2 हो जाएगी, जबकि 3.5 की राउंडिंग ऑफ अप टू 2 डेसिमल 4 हो जाएगी।
ध्यान से, अगर 0 डेसिमल 2.5 को राउंड ऑफ करना है तो 2 ही रहेगा, 3.5 को राउंड ऑफ करना है तो 4 बन जाएगा। 750 की राउंडिंग ऑफ करनी है मान लो अप टू 1 सिग्निफिकेंट डिजिट, 800। बिल्कुल 800। 750 की राउंडिंग ऑफ करनी है और लास्ट में से ये 50 हटाना है, तो 2 जीरोस लगानी, 2 जीरोस अगर यहां लगानी है तो पिछला डिजिट देखा जाएगा, 7 है तो 7 का 8 बन जाएगा। 7 क्योंकि ऑड है तो इसलिए उसमें +1 करेंगे, लेकिन अगर 650 होता तो वो 600 बनता। सर यही है रूल 3 और रूल 4। हाँ सर हम ऑड में क्यों 8 ऐड करते हैं, इवन में क्यों? बस यार कोई लॉजिक नहीं है यार, ये रूल बना रखे हैं बस इस तरह से लोगों ने, लॉजिक कुछ नहीं है, इलॉजिकल बातें। ओके सर। हाँ ठीक है, ये ध्यान रखनी है राउंडिंग ऑफ। कुछ बच्चों को पहले से भी पता होती है, मतलब ये वाली तो पता ही होती है यार, ये वाली तो इजी थी जो फर्स्ट एग्जांपल लिया, रूल 1 और रूल 2। डेसिमल के बाद या अगर लास्ट में 5 या 50 या 500 होता है तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, वो दूर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब ये राउंडिंग ऑफ की, इस पे कोई डायरेक्ट ऐसे नहीं क्वेश्चन आएंगे कि राउंड ऑफ कर दो बस, ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं पूछता। सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ ही उसका एसोसिएशन होता है क्वेश्चन के अंदर। तो सेकंड टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो बनते हैं मेजर्ड क्वांटिटीज के साथ कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की कुछ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस। उनके नियम क्या है वो देख लो एक बार। कंसेप्ट्स ऑफ राउंडिंग ऑफ इन कैलकुलेशंस विद मेजर्ड क्वांटिटीज। तो पहला कंसेप्ट ये है बच्चों कि अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, while adding or subtracting 2 or more given physical quantities, answer must contain minimum number of decimal places। ध्यान से लिख लो इसको, लिख लो पहले एक बार पढ़ लो आराम से, फिर लिख लो और फिर समझते हैं। जब हम 2 या इस पे सवाल आए थे IIT JEE 2004 में पहली बारी, और उसके बाद फिर नीट में भी आ रहे हैं, उसके बाद जेई मेन में भी आ रहे हैं, हर एग्जाम में आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम जेई एडवांस ने पूछे थे इस कंसेप्ट पे क्वेश्चंस। मतलब बच्चों को देख के ये लगा था यार ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन कब से जेई एडवांस में आने लग गए, और मैक्सिमम बच्चों ने तो एक्चुअल आंसर दे दिया, लेकिन वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चंस थे, एक्चुअल आंसर नहीं देना हमें। क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, अगर हम 2 चीजों की या 2 मेजर्ड क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज की एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो आंसर में मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रखे जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 2.0 प्लस 3.00 इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शंस दे रखी हैं, ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 5.0, सी ऑप्शन है 5.00 और डी ऑप्शन है 500 इंटू 10 की पावर -2। चारों ऑप्शन मैथमेटिकली एकदम सही है भाई। 2 + 3 हर गधे बच्चे को करना आता है, 2 + 3 = 5, एवरीबडी नोज। और चारों ऑप्शंस 5 के ही बराबर हैं, कोई फर्क भी नहीं है, क्या टिक करोगे? तो उस केस में ये, और कभी कभी ये होता है कि भाई ऑप्शंस के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बट ये रूल ध्यान में रखना है अपने को। इजी क्वेश्चन लिया है मैंने पहला, आंसर इज बी ऑप्शन। इसके अंदर 1 डेसिमल प्लेस है, दूसरे नंबर के अंदर 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। आंसर के अंदर कितने होंगे? मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मतलब आंसर मस्ट कंटेन 1 नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, दैट इज द रूल। कर लो ग्रैस्प सभी बच्चे। और देखो और एग्जांपल 20.56 प्लस 9.34 इज इक्वल टू, ऑप्शंस हैं 29.90, बी ऑप्शन है 29.9, सी ऑप्शन है 30, डी ऑप्शन है 29। 29.90। ए ऑप्शन। ए। बढ़िया, इजी था। इसमें भी 2 डेसिमल है, 2 डेसिमल प्लेसेस देखने हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं।
दो डेसिमल प्लेस हैं, इसमें भी दो डेसिमल प्लेस हैं, तो हेंस दोनों में मिनिमम कौन है? दो ही मिनिमम है। तो आंसर में भी जबरदस्ती दो डेसिमल प्लेस लिखने ही होंगे। इसके क्यों बना ये रूल? ये रूल क्यों बन रहा है? ये इसलिए बन रहा है, इसमें 29.9 क्यों नहीं लिखेंगे? हाँ वही मैं समझा रहा, क्यों, इस क्यों का जवाब है ना फील से ही आएगा कि यार जैसे मान लो ये सारी कहानी किस चीज के रिगार्डिंग चल रही है? ये सारी कहानी बच्चों मेजरमेंट्स के रिगार्डिंग चल रही है। ये एरर वाली बातें भी, सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली बातें भी, ये सब कुछ मेजरमेंट्स का पार्ट है। अब जैसे मान लो एक रेक्टेंगल का एरिया नापना है, ठीक है, एक बच्चे ने उसकी लेंथ नापी, या एरिया छोड़ो, पेरीमीटर नापना है मान लो, एक बच्चे ने उसकी लेंथ स्केल से नापी, दूसरे बच्चे ने उसकी विड्थ वर्नियर कैलिपर से नापी। स्केल में 1 डेसिमल तक सेंटीमीटर में रीडिंग आई, विड्थ में जो वर्नियर कैलिपर से नापी गई 2 डेसिमल तक सेंटीमीटर में रीडिंग आई। जब हम लेंथ और विड्थ को ऐड करके पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे तो ये रूल कह रहा है कि आंसर को स्केल की रीडिंग के हिसाब से देना है, जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं उतने ही आंसर में भी होने चाहिए। मतलब क्या हुआ? अगर यार लेंथ को 1 डेसिमल प्लेस तक नापा गया है, विड्थ को 2 डेसिमल प्लेस तक नापा गया है, तो जब तुम लेंथ प्लस विड्थ करोगे तो आंसर में 1 डेसिमल प्लेस होना चाहिए, ऐसा ये रूल कह रहा है। क्यों? क्योंकि अगर तुमने आंसर में 2 डेसिमल प्लेस लगा दिए ना तो ये माना जाएगा कि तुमने लेंथ एज वेल एज विड्थ को वर्नियर कैलिपर जैसे प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से नापा गया है, स्केल से नहीं नापा गया। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत तो ये है कि लेंथ को स्केल से नापा गया। ये रूल हेंस इसलिए बना है कि जो लीस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट में यूज हो रहा है उसी की सिग्निफिकेंस आंसर में दिखनी चाहिए। चमका कुछ क्या बोला मैं? यस सर। अगर एक कैलकुलेशन में स्केल भी यूज हो रहा है, वर्नियर कैलिपर भी यूज हो रहा है, स्क्रू गेज भी यूज हो रहा है एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन में, तो आंसर को देख के ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये सारा कुछ स्क्रू गेज से किया गया है। आंसर को देख के ये लगना चाहिए कि भाई हाँ स्केल से हुआ है, हाँ बाकी उससे ऊपर भी कुछ यूज हुआ होगा तो अच्छी बात है, मिनिमम स्केल से यूज हुआ है। ये चीज है, इस बात पे ये रूल बना है। नहीं चमका, छोड़ो मारो गोली, ये बात अपने को याद रखनी है, इस पे सवाल आते हैं क्योंकि अपना काम नंबर बटोरना है। क्यों बना ये रूल नहीं भी समझ में आया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और एग्जांपल्स देख लो, एक पेज और ऐड कर लो। और देखो फॉर एग्जांपल मान लो 40 माइनस 9.2 इज इक्वल टू, सबट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है ये है कितना 30.8 है। पहली ऑप्शन तो मैं एग्जैक्ट आंसर दे रहा हूं, मैक्सिमम हिंदुस्तान के बच्चे यही टिक मारेंगे। दूसरी ऑप्शन 31, तीसरी ऑप्शन 30, चौथी ऑप्शन 30.80। ऑप्शन सी। बी, ऑप्शन बी। 31 बी। बी होगा एग्जैक्ट। देखो पहले तो क्या करेंगे, अभी सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आया तो पहले तो एग्जैक्ट सब्ट्रैक्शन करेंगे। 40 माइनस 9.2 हम जानते हैं कितना, 30.8 होता है, करके देख लो आराम से, है ना। 30.8 बनेगा प्रिसाइजली अगर हम बात करें। अब हमें आंसर कैसे पेश करना है उसी बात पे ये क्वेश्चन है। मतलब अगर यहाँ इस तरह के क्वेश्चंस में ये नहीं भी लिखा हुआ कि सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज करनी है तो ये समझ जाना यार सिग्निफिकेंट फिगर्स का ही सवाल होगा। ये 5th क्लास के बच्चों का एग्जाम तो तुम दे नहीं रहे हो, 11th 12th स्टैंडर्ड में आ गए हो, तो ऑब्वियसली ऐसा सवाल तभी पूछा जाएगा जब सिग्निफिकेंट फिगर्स की कहानी होगी। तो एग्जैक्ट आंसर तो 30.8 है, बट हमें 30.8 आंसर नहीं देना है क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रही है दो चीज की। इसके अंदर 0 डेसिमल प्लेस है, डेसिमल लगा ही नहीं हुआ इस नंबर में कोई, इस नंबर में 1 डेसिमल प्लेस है, तो मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 0। सो आंसर मस्ट कंटेन 0 डेसिमल प्लेस। कैलकुलेशन का तरीका क्या होगा, पहले हम इसका एग्जैक्ट आंसर निकालेंगे, वो बन रहा है 30.8, और फिर हम इसकी राउंडिंग ऑफ करेंगे, जो भी अभी हमने सीखी, राउंडिंग ऑफ अप टू 0 डेसिमल प्लेसेस। वो बनेगा 30.8 की राउंडिंग ऑफ करनी है अप टू 0 डेसिमल प्लेसेस, मतलब इस 8 को हटाना है। 8 इज ग्रेटर देन 5, सो 8 इज ग्रेटर देन 5, तो पिछला डिजिट 1 से बढ़ जाएगा।
इसकी राउंडिंग ऑफ 31 बनेगी, आंसर वुड बी 31, बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, और देखो इंपॉर्टेंट है ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट फिगर्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यही पाए जाते हैं। अब दिखने में ऐसे लगते हैं कि क्या फर्जी सवाल पूछ रहे हैं, और मैक्सिमम हिंदुस्तान के बच्चे ए ऑप्शन टिक करके आएंगे, ये भी गारंटेड बात है, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर वही है। एग्जैक्ट नहीं टिक करना, सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से टिक करना है। और देखो लेट्स से 50.1 माइनस 23.100 is equal to options. A option 27, B option 27.0, C option 25, D option 27.000. Option B. सर बी। B is correct. लीस्ट नंबर डेसिमल प्लेसेस, इसमें एक डेसिमल प्लेस है, इसमें 3 है, तो कोई राउंडिंग ऑफ की जरूरत नहीं है। पहले तो देखो वही, सबसे पहले तो एग्जैक्ट आंसर निकालो, इनको माइनस करके मैथ्स की मदद से एग्जैक्ट आंसर निकालो। डेसिमल 0.1 तो कट ही जाएंगे। 50 माइनस 23 दैट इज 27। 27 इज द एग्जैक्ट आंसर। अब लिखना कैसे है उसे, वो कहानी है। तो इसमें एक डेसिमल प्लेस है, इसमें भी एक डेसिमल, सॉरी इसमें 3 डेसिमल प्लेस है, तो आंसर में एक डेसिमल प्लेस होना चाहिए। तो 27 नहीं लिखेंगे, 27.0 लिखेंगे, दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप चमक गया। कभी कभी राउंडिंग ऑफ करनी पड़ती है, कभी कभी नहीं भी करनी पड़ती। ठीक है, इजी है। आगे देखो, लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, कि भाई अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करनी हो तो उसके अंदर while multiplying or dividing two or more given physical quantities, उस केस में डेसिमल प्लेसेस नहीं देखे जाते। उस केस में आंसर मस्ट कंटेन द मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते वक्त हमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे ध्यान रखना है, ना कि डेसिमल प्लेसेस पे इन दी गिवन क्वांटिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल, इजी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। कोई बोलता है 2.0 मल्टीप्लाई 3.00, इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन 6, सेकंड ऑप्शन 6.0, तीसरी ऑप्शन 6.00 और चौथी ऑप्शन 6.000। Option B. तो इसमें हम क्या बोलेंगे, ये इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखनी है तो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स किसमें है? इसमें है। 2 इज द मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो आंसर के अंदर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होनी चाहिए। 6 के अंदर 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है, गलत। 6.0 सही, सी गलत, डी भी गलत। अगर मान लो एक और ऑप्शन होती, और भी सही ऑप्शंस बन सकती हैं। अगर कहीं ऐसे भी लिखा हुआ है 6.0, या किसी और फॉर्मेट में लिखूं, एक तरीका और है 0.6 इंटू 10 की पावर 1, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये भी सही है। अगर ऐसी कोई ऑप्शन है वो भी सही मानी जाएगी। इसमें भी 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है। सॉरी नहीं, गड़बड़, सॉरी 6.0 लिखना था मुझे। या एक काम करते हैं, इसको सही कर देते हैं, 0.60 कर, अब सही है। अगर इस तरह से भी लिखा तो भी सही है, 0.60। डेसिमल के बाद वाली 0 सिग्निफिकेंट होती है, तो इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। बी ऑप्शन में भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, ई में भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। डी गलत है, डी में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। 4 तो सवाल ही नहीं उठता। 2 और 3 में मिनिमम वाली देखनी। एक और देख लो, चलो फॉर एग्जाम्पल 4.00 डिवाइडेड बाय 5.0, इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन 0.8,
बी ऑप्शन 0.80, सी ऑप्शन 0.80 या सॉरी 8 इंटू 10 की पावर -1, डी ऑप्शन 8.00 इंटू 10 की पावर -1। बोलो सर बी। बी ऑप्शन। बी। सर ए और सी। अरे डेसिमल प्लेसेस नहीं देखने भाई, सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखनी है। सिग्निफिकेंट डिजिट्स न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो आंसर में 2 होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन में 2 नहीं है भाई, ए ऑप्शन में एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट, डेसिमल से पहले वाली जीरोस की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। ए गलत, क्योंकि इसमें एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, हमें ये 2 चाहिए। दूसरा 0.80, हाँ इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, सही है। सी में एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, गलत है। इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये भी गलत है। बी इज करेक्ट। सर यहाँ पे 10 to the power -1 को कुछ नहीं बोलेंगे सिग्निफिकेंट? उसमें कोई सिग्निफिकेंट 10 की पावर में कुछ नहीं देखेंगे भाई, ठीक है। बाकी हाँ कभी कभी हमें राउंडिंग ऑफ करनी पड़ जाती है। सर 10 -1 तो सिर्फ एक नंबर है, तो उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकता है क्या? हाँ केवल 10 की पावर -1 लिखा है तो यस, लेकिन मतलब इसमें जब अपन साइंटिफिक नोटेशन में किसी क्वांटिटी को लिखते हैं तो 10 की पावर -1 नहीं देखना फिर अपने को, फिर केवल जो उसके बगल में लिखा हुआ है इस नंबर के अंदर ही हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स की बात करते हैं। सिर्फ 10 की पावर इसमें नहीं देखते कोई सिग्निफिकेंट डिजिट। और ये सब चीजें नंबर्स नहीं है, अगेन मैं बोल रहा हूं, ये सारा खेल जो चल रहा है मेजर्ड क्वांटिटीज के साथ चल रहा है। मतलब ये 4.00 कोई नंबर नहीं है, मेजर्ड क्वांटिटी है, कुछ लेंथ होगी, ये हो सकता है कोई लेंथ हो अपॉन ये कोई टाइम हो, और लेंथ अपॉन टाइम करके कोई बंदा हमसे स्पीड पूछ रहा हो मीटर पर सेकंड में। ये 4.00 मीटर है मान लो, 5.0 सेकंड है, डिवाइड करके स्पीड पूछी जा रही है, तो हम जानते हैं आंसर इज 0.8 मीटर पर सेकंड। लेकिन लिखना कैसे, वो ऐसे लिखना है बी ऑप्शन के तहत 0.80 मीटर पर सेकंड करके। ठीक है बच्चों, हुआ ग्रैस्प हुआ? सिग्निफिकेंट फिगर्स इजी क्वेश्चंस आने, 2 ही तरह के सवाल बनेंगे, या तो सीधा तुमसे सिग्निफिकेंट डिजिट्स पूछ ली जाएंगी, या फिर कैलकुलेशन के बाद वाले इस तरह के सवाल तुमसे पूछे जा सकते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी मिलेंगे। प्रैक्टिस जरूर करते रहो साथ साथ। अगेन केवल क्लास अटेंड करने से मजा नहीं आएगा, खुद प्रैक्टिस करोगे, हर टॉपिक के 10-15 क्वेश्चंस करते चलोगे साथ साथ, कॉन्फिडेंस बनता जाएगा, भूलोगे नहीं। तो वो बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हो, डीपीपीज मिल रही हैं तुमको, बाकी बुक्स भी मैंने तुम्हें इनिशियली बताई थी यार। जेई वाले बच्चे एचसी वर्मा तो खरीद ही लो, मोस्ट सबसे बढ़िया रेफरेंस बुक वही है, क्योंकि उससे आइडिया लगता रहता है हमें कि भाई कौन कैसा पढ़ा रहा है, सारी तरह के सवाल हमें हमारे सामने पेश किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। तो एचसी वर्मा एक ऐसी किताब है जिसमें ऑलमोस्ट हर वेराइटी का क्वेश्चन है, हर वैरायटी के एक ही 2 सवाल तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी अगर तुम्हें और फर्दर प्रैक्टिस करनी है तो बुक्स बहुत सारी हैं, कंटेंट की कोई कमी नहीं है मार्केट के अंदर। लेकिन वही है, बहुत ज्यादा बुक्स इकट्ठी करके रख लोगे तो घर वालों से डांट पड़ेगी फिर कि भाई तुमने इतनी बुक्स रख ली, पढ़ते तुम कुछ हो नहीं, सारी बुक्स कोरी की कोरी पड़ी हुई हैं। तो बहुत ज्यादा बुक्स नहीं खरीदनी, मेन एक बुक होनी चाहिए। एनसीईआरटी सबके पास होनी चाहिए, इंजीनियरिंग वाले बच्चों के पास, जेई वाले बच्चों के पास एचसी वर्मा होनी चाहिए, वॉल्यूम 1 11th में, वॉल्यूम 2 12th में। और मेडिकल वाले बच्चों की कोई भी एक ऑब्जेक्टिव फिजिक्स की बुक उनके लिए होनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए। आई वुड सजेस्ट डीसी पांडे। बाकी हाँ तुम कुछ और भी खरीद सकते हो, ऑब्जेक्टिव फिजिक्स की मेडिकल वाली, स्पेसिफिकली जो मेडिकल के लिए आती है वो वाली कोई भी एक बुक, ठीक है, वो होनी ही चाहिए, प्लस एनसीईआरटी। ठीक है बच्चों, चलो टाइम हो गया, 5 मिनट एक्स्ट्रा ही हो गए। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, वेक्टर्स, इंटरेस्टिंग चैप्टर, मैथमेटिकल चैप्टर। मैथ्स इसलिए पढ़ाई जा रही है क्योंकि ये मैथ्स आगे कॉन्टिन्यूअसली ऑलमोस्ट फिजिक्स के हर चैप्टर में यूज होने वाली है। तो वो मैथ्स स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे, पहले वेक्टर्स और उसके बाद फिर कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एंड देन ऑनवर्ड्स बॉल उछलेगी मतलब फिजिक्स स्टार्ट होगी। सर बॉल उछलने पे क्या होता है? हाँ सर, हरीश का कह रहे थे कि आप मैथमेटिकल टूल्स की जो उनने क्लासेस ली थी उनका एक बार रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, मैं एक बार सर से मैं पूछ भी लूंगा कि उन्होंने कितना करवाया, और हाँ करवा दूंगा। ट्रिग्नोमेट्री करवाई थी ना उन्होंने? हाँ यस सर। ठीक है करवा दूंगा। चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में फिर, बाय टाटा। बाय।